नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में 2187 पदों की कल वैकेंसी का अपडेट दिया गया था 6 अप्रैल को, और उसको लेकर आज 7 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि ये शुद्धि पत्र माना जाए। इसको आप लोग अब मानिएगा, क्योंकि यही जो है अपडेट यहाँ पे दिया गया है। कुछ भूलवश यहाँ पे जो पद हैं वो कुछ पद ज़्यादा लिख दिए गए थे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए, जो कि योजना सहायक के कॉलम में आपको प्रविष्ट किया गया है। आप उस नोटिफिकेशन को देखिएगा, वहाँ पे 4 सीट बताया गया है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते और पोती पोतिन के लिए यहाँ पे, जो कि वो 3 अब माना जाएगा। ये भूलवश हुआ है टंकन में, यहाँ पे आप लोगों को जो कि बताया गया है कि ये टंकन भूलवश हो गया है, तो ये 3 पद हैं, लेकिन घटाया नहीं गया है सीट आप लोग का। देखिए, एक जगह और मिसप्रिंट हुआ है कि जो कोटिवार आरक्षण रिक्तियों की संख्या दी गई है उसमें 880 पद लिख दिए गए थे कल जनरल कैटेगरी को लेकर। ये 880 पद नहीं है, ये एक्चुअली 855 पद हैं। यहाँ पे जो सुधार किया गया है ये इसको अब पढ़ा जाएगा और इसी को माना जाएगा। तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र और अदर स्टेट के छात्र जो आवेदन करेंगे इस फॉर्म के लिए, वो 855 पदों के लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पे आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो 207 लिख दिया गया था, जो कि 201 होगा। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में 292 लिख दिया गया था, जो कि यहाँ पे 283 अब माना जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 448 लिख दिया गया था, जो कि अब यहाँ पे 439 माना जाएगा। अब 342 अनुसूचित जाति के लिए था, जो कि 335 माना जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 था, यहाँ पे 5 माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 71 था, जो कि यहाँ पे 69 माना जाएगा। तो ये टोटल जो संख्या है ये है वही, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे किया गया है। और ये देखिए स्वतंत्रता सेनानी का यहाँ पे टोटल पद यहाँ 42 है मिला के, और ये 41 अब माना जाएगा यहाँ पे। और दिव्यांग कोटे से जो 81 हैं। तो ये जो है 2187 पद कुछ इस तरह से हैं। बस यहाँ पे टंकन वश जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं किया इन लोगों ने और नोटिफिकेशन छाप दिया था। तो ये गलतियाँ बिहार एसएससी के कर्मचारियों से होती रहती है। तो जो भी लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किए हैं भाई, उनको सुधारा गया है अब यहाँ पे। और ये 6 अप्रैल के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक अब संशोधित यहाँ पे समझा जाएगा, ये नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। तो ये गलती अपनी एक यहाँ पे कर बैठे नोटिफिकेशन देते देते। अब पता नहीं इसके आगे की क्या चर्चा होगी, आगे क्या क्या गलतियाँ होगी। इनसे आशा करते हैं कि ये गलतियाँ ना करे आयोग यहाँ पे। देखिए, दूसरा नोटिफिकेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चूंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि भैया जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है ये हमें कब तक बनवा लेना होगा। चूंकि इस बार जो नोटिफिकेशन में बोला गया है आप लोगों को, कारण है, देखिए मैं पहले तो नोटिफिकेशन आपको दिखला दूं। ये कल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था ये वो नोटिफिकेशन है। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है आप लोग का यहाँ पे जो अपडेट किया गया है, ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एज को लेकर जो है यह क्या बातें कही गई है उसको भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है यहाँ पे। और एनसीएल वाले सर्टिफिकेट को लेकर भी जो बातें हैं मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं इस नोटिफिकेशन से। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को मैं आपको बता दूं कि जो भी जो एनसीएल का सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट बनता है, ये उन छात्रों का बनता है जो कि जिनके पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन जो अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है ये काउंसलिंग के समय मूल में, है ना, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जरूरत होगी और 1 वर्ष से अधिक पुराना ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि 2017 का मेरा बना हुआ है तो क्या मैं भर सकता हूं? तो नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 वर्ष से अधिक पुराना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र जो है जो प्रपत्र संख्या 18 दिया गया है यहाँ पे, उसके बी में यह स्व घोषित समर्पित करना होगा, आपको ये बोला गया है। तो 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना मत लीजिएगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र जो है स्व घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा, तो उनको जनरल कैटेगरी में फिर काउंट किया जाएगा। तो ये भी सवाल था कि जिनके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है क्या वो जनरल कैटेगरी में आएंगे? तो बिल्कुल वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे अगर ये नहीं देते हैं। महिलाएं जो हैं, महिलाओं के लिए भी एक अपडेट मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जैसे कि शादीशुदा हो जाती हैं तो वो अपने पिता के घर छोड़कर पति घर जाती हैं, तो उनको अपना जो एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना होगा या एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवाना होगा उनके पिता के
एड्रेस के बना हुआ होना चाहिए, मतलब कि उनके घर का होना चाहिए। ये बातें भी यहाँ पे लिखा गया। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता के निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के। ये बातें यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया। आप लोग सवाल जो कर रहे थे उसी का मैं यहाँ पे आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, एक यहाँ पे योजना सहायक और अंकेक्षक के पद हेतु यहाँ पे बहु दिव्यांगों के लिए भी पद निर्धारित है। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे इसकी बात करने से पहले मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि 2014 में इन लोगों ने जो वैकेंसीज निकाली थी, चूंकि CHSL का जो वैकेंसी था इनका, उसमें देखिए काफ़ी लंबे समय तक वो वैकेंसी चला था, मतलब 8 साल हो चुका है और अभी भी वो मामला के कोर्ट में ही है। तो उसमें उस दौरान हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो कि EBC BC से EBC में आ गए और EBC से SC ST में आ गए, बहुत सारे ऐसे जाति थे। तो उनको वहाँ पे उसी चीज़ को लेकर अभी मामला हाई कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय के हाई कोर्ट के द्वारा, दो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे योजना सहायक और अंकेक्षक के पद पर बहु दिव्यांगों के लिए पद निर्धारित है, जो वो बहु दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता आधिकारिक नियमावली 2017 के अधीन, मतलब जो 2017 में यहाँ पे नियम बनाए गए थे, राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी रूल 2017, उन्हीं के तहत यहाँ पे प्रपत्र संख्या फॉर्म संख्या 6 को भर के अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा PH कोटे का। तो ये आप लोग भी बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, जो छात्र, आप लोग का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद जो वैकेंसी है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ एज क्राइटेरिया को लेकर, चूँकि देखिए एज क्वालिफिकेशन को लेकर जो बातें यहाँ पे कही गई है कि 37 साल जनरल पुरुष है ना, पुरुष छात्र 37 साल, महिला के लिए 40 साल। लेकिन ये गलती यहाँ पे आयोग और कर बैठा है कि चूंकि देखिए ये वैकेंसी जो है ये 2022 में वैकेंसी निकली है, और जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसका वैकेंसी का जो कट ऑफ डेट रहता है वो 1/1/2021 रहता है या 1/1/2022 होता है। तो 2022 की जब वैकेंसी है तो यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त 2021 क्यों दिया गया है? यहाँ पे एक बड़ी गलती किया गया है यहाँ पे आयोग के द्वारा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं इसी वजह से, जिनका कि एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप वैकेंसी इस साल निकाल रहे हैं तो नई वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट संख्या भी यहाँ पे 1/2022 लिख रहे हैं आप, और जो कट ऑफ डेट दे रहे हैं यहाँ पे 1 अगस्त 2021 के आधार पर किया जाएगा। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो कि दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्गत अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हुए हो और उक्त तिथि तक जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, उनकी उम्र सीमा का आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र संख्या दिनांक 23/1/2006 के आलोक में परीक्षा के लिए वो पात्र होंगे। तो ये तो 2015 के छात्रों के लिए है यहाँ पे, जो कि उन्होंने अपने अधिकतम उम्र सीमा के लिए जो केस वेस वगैरह किया था उनको लेकर है। लेकिन यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा आयोग को कि ये जो डेट है निर्धारित किया गया उनके द्वारा, ये गलत है। 2022 इसको करना चाहिए, यहाँ भी सुधार ज़रूर होना चाहिए, और ताकि हर एक छात्र को यहाँ पे ऐसा ना हो कि 2-3 महीने के लिए यहाँ पे उनका पूरा जो है साल बर्बाद हो जाए और ये फॉर्म नहीं भर पाएँ। और ये सभी पे लागू होगा, जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं, क्योंकि ये फ़ायदा उनको मिलेगा ही क्वालिफिकेशन एज क्वालिफिकेशन को लेकर। तो बट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे छात्र होंगे कि इसके चलते वो पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे गलती है और यहाँ पे आयोग को इसको सुधारना चाहिए। आशा करते हैं कि इस पे भी सरकार ध्यान जरूर देगी। अब जो है ये जो वैकेंसी निकाल दी गई है, अब ये वैकेंसी के तहत ही आप अपना तैयारी में लग जाइए। जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट हैं, मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाले थे उस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है फिलहाल तो, ठीक है। परीक्षा का शुल्क आप लोगों से ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा है, बट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इस परीक्षा को निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम PT है, और अगर ये 40,000 से ऊपर फॉर्म गिरता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करीब 20 लाख छात्र आवेदन कर ही देंगे। तो ये 40,000 से ऊपर हुआ तो मेंस भी होगा, और मेंस में आपका एक हिंदी पेपर भी इंक्लूड किया जाएगा। तो उसका भी सिलेबस जो है, आप लोग यहाँ से बहुत सारे छात्र मांग रहे थे, तो देखिए यही सिलेबस दिया गया है, पिछले साल वाला ही सिलेबस है। जो पिछले बार जो एग्जाम हुए थे सेम सिलेबस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बस जो करेंट अफेयर का सेशन होगा इसमें नए क्वेश्चन डाले जाएंगे, और बाकी सारे टॉपिक वही हैं जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया है और लास्ट वीडियो में आपको बताया भी है। अब क्वालिफिकेशन को लेकर ये मैंने कल भी बताया था वीडियो में आपको कि ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, बट कट ऑफ क्राइटेरिया ये नहीं है। कट ऑफ तो भाई इतने सारे छात्र एग्जाम दे रहे हैं, जिसका हाईएस्ट नंबर जाता है उसी के आधार पे आयोग जो है कट ऑफ निर्धारित करती है, और एक कट ऑफ का आंकड़ा यहाँ पे आप लोगों को देती है।
तो देखिए 14 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, 17 मई तक आप लोग के पास समय है। तो आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा, 17 मई से पहले अपना अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये बनवा लीजिएगा। और जिन छात्रों का, एक सवाल और था यहाँ पे कि ग्रेजुएशन में उनका कंप्लीट हो चुका है बट उनका सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करके उसको देखकर अपना फॉर्म भर सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट से, या इंटरनेट पे भी सर्टिफिकेट जो मिल जाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल भी थे कि क्या सर मेरा अपीयरिंग में है, अप्लाई कर सकता हूँ मैं? अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है मेरा, 3rd ईयर में हूँ, फाइनल अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है मैंने, तो अप्लाई कर सकता? तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी रिजल्ट मांगा गया है ये पास आउट होने का छात्रों का रिजल्ट मांगा गया है। तो इसमें जो है आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और वही छात्र फॉर्म भरेंगे जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके पास भले प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय देखिए गलती मत कीजिएगा, यही सारा जो प्रोसेस है यहाँ पे दिया गया है कैसे कैसे फॉर्म भरना है, और इसी प्रोसेस पे आपको मैं जो है फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। इसकी तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल YT एजुकेशन पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है 17 या 18 अप्रैल के बाद यहाँ से आप लोगों को क्लासेस भी जरूर दी जाएगी। आपके सिलेबस को कंप्लीट यहाँ से कराने का पूरा प्रयास करूँगा मैं। जो भी छात्र इधर जुड़ेंगे YT एजुकेशन पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों 7 अप्रैल के इस नोटिफिकेशन का सारा अपडेट हमने आपको बताया है। आपके जितने भी डाउट थे उन सबको क्लियर किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।